हेलो स्टूडेंट, आज हम अध्ययन करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन के अंदर एमाइलेज के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का किस प्रकार से पाचन होता है। एमाइलेज के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है और इस कार्बोहाइड्रेट में ग्रहणीय पाचन से पहले हमने मुख गुहिका में कार्बोहाइड्रेट का पाचन पढ़ा। मुख गुहिका के अंदर कार्बोहाइड्रेट का आंशिक पाचन यानी कि 30% कार्बोहाइड्रेट का पाचन जो होता है वो मुख गुहिका में होता है और मुख गुहिका में स्टार्च जो होता है वो माल्टोज और ओलिगोसैकेराइड में बदल जाता है। 30% पाचन मुख गुहिका में होता है और उसके बाद में कार्बोहाइड्रेट का पाचन जो होता है वो ग्रहणी के अंदर इस एमाइलेज के द्वारा होता है। तो मैं यहां लिख लेता हूं, स्टार्च, ग्लाइकोजन, या कार्बोहाइड्रेट। और कोई कार्बोहाइड्रेट रूप में होता है तो इन पर क्रिया करता है एमाइलेज, जिसे एमिलेज भी कहते हैं। और ये जो होता है वो माल्टोज में बदल जाता है, माल्टोज डाइसैकेराइड, और बदल जाता है ओलिगोसैकेराइड के अंदर। यानी कि स्टार्च होता है ग्लाइकोजन के रूप में, माल्टोज के रूप में होता है, अन्य कार्बोहाइड्रेट के रूप में। अगर भोजग्रहणी के अंदर कार्बोहाइड्रेट जो होता है उस पर अग्नाशयी एमाइलेज जो होता है वो क्रिया करता है और इसको माल्टोज यानी कि डाइसैकेराइड और ओलिगोसैकेराइड जिसके अंदर 3 से लेकर 9 तक ग्लूकोज के अणु होते हैं वो ओलिगोसैकेराइड कहलाती है। तो ओलिगोसैकेराइड में संपूर्ण कार्बोहाइड्रेट को बांट देते हैं। यानी कि ग्रहणी के अंदर कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो डाइसैकेराइड और ओलिगोसैकेराइड के रूप में वो पाचन हो जाता है। और ये क्रिया जो होती है एमाइलेज जो होता है वो ग्रहणी के अंदर लगभग आधे घंटे के अंदर संपूर्ण कार्बोहाइड्रेट का पाचन कर देता है। अब हम देखेंगे उसके बाद में लाइपेज जो होती है वो किस प्रकार से पाचन करती है। लाइपेज जो होती है वो किस प्रकार से भोजन का पाचन है वो ग्रहणी के अंदर करती है। तो आपने पढ़ा था यकृत की कोशिकाओं से स्रावित होने वाला पित्तरस जो था, जो पित्ताशय के अंदर संग्रहित हो रहा था और पित्ताशय से पित्तवाहिनी के द्वारा ग्रहणी में जो छोड़ा जाता है, तो पित्तरस जो होता है वो वसा का क्या करता है, पायसीकृत कर देता है। यानी कि पायसीकृत वसा जो होती है वो इस रस से पहले होती है और पायसीकृत वसा जो होती है उस पर अग्नाशयी लाइपेज क्रिया करता है और उस पायसीकृत वसा को वसा अम्ल और मोनोग्लिसराइड में बदल देता है। यानी कि वसीय अम्ल और 2 मोनोग्लिसराइड के अंदर संपूर्ण वसा को बदल देता है। यानी कि लाइपेज किस पर क्रिया करता है, पायसीकृत वसा पर। पायसीकृत वसा किस रूप में होती है, ट्राइग्लिसराइड के रूप में होती है पायसीकृत वसा। इस पर क्रिया करता है लाइपेज और इस वसा को बदल जाता है वसीय अम्ल, वसा अम्ल लिख सकते हो, वसीय अम्ल और 2 मोनोग्लिसराइड के अंदर। बदल देता है। इस प्रकार से पायसीकृत वसा पर ये लाइपेज क्रिया करता है और ग्रहणी के अंदर ये पायसीकृत वसा जो होती है वो वसीय अम्ल और मोनोग्लिसराइड के अंदर बदल जाती है। अगर यहाँ प्रश्न इस प्रकार से हो जाए कि अगर पित्तरस का स्त्रावण नहीं हो तो क्या होगा, तो पित्तरस का अगर स्त्रावण नहीं होता है तो यहाँ पायसीकृत वसा नहीं हो पाती है, यानी कि वसा का पायसीकरण नहीं हो पाता है। और वसा का अगर पायसीकरण नहीं होता है तो अग्नाशयी लाइपेज जो होता है वो वसा पर क्रिया नहीं कर सकता है और जिससे वसा का पाचन नहीं होता है।
अगली बात आती है कोलेस्ट्रॉल एस्ट्रेस की। कोलेस्ट्रॉल एस्ट्रेस जो होता है, इसका दूसरा नाम जो होता है वो कोलेस्ट्रॉल एस्ट्रेस हाइड्रोलेज एंजाइम भी कहते हैं। ये जो होता है ये कोलेस्ट्रॉल एस्टर पर क्रिया करता है और कोलेस्ट्रॉल एस्टर का पाचन करता है। और दूसरा होता है फास्फोलाइपेज। फास्फोलाइपेज जो होता है ये फास्फोलिपिड पर क्रिया करता है और फास्फोलिपिड का पाचन करता है, उन्हें सरल रूप में या वसी अम्लों में बदलता है। और अगले नंबर पे आता है वो आता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस एंजाइम जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है राइबोन्यूक्लियस और दूसरा होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियस। यानी कि आरएनए जो होता है, आरएनए पर क्रिया करता है राइबोन्यूक्लियस और आरएनए को किसे बदल देता है, न्यूक्लियोटाइड में बदल देता है। आरएनए को आरएनए क्या है, आरएनए न्यूक्लिक अम्ल है, राइबो न्यूक्लिक अम्ल है, और इसको किसे बदल देता है, न्यूक्लियोटाइड में बदल देता है। न्यूक्लियोटाइड आपने पहले पढ़ रखा होगा 11th के अंदर। न्यूक्लियोटाइड के अंदर 3 घटकों से मिलकर बना होता है, जिसके अंदर पेंटोस शर्करा होती है, नाइट्रोजनी क्षार होते हैं और फास्फेट समूह होता है। ये समूह जो होता है वो न्यूक्लियोटाइड कहलाता है। और डीएनए जो होता है उस पर डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियस क्रिया करता है और इसे भी न्यूक्लियोटाइड में बदल देता है। न्यूक्लियोटाइड के अंदर बदल जाता है। इस प्रकार से डीएनए और आरएनए के अंदर ये जो न्यूक्लिक अम्ल होते हैं ये न्यूक्लियोटाइड के रूप में ग्रहणी में बन जाते हैं, यानी कि न्यूक्लियोटाइड तक इनका पाचन हो जाता है। इस प्रकार से ग्रहणी के अंदर ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेस और प्रोइनेस्टेस ये निष्क्रिय अवस्था में होते हैं। इनकी सक्रिय अवस्था द्वारा प्रोटीन का पाचन होता है और एमाइलेज के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, लाइपेज के द्वारा पाचीकृत वसा का पाचन होता है और इसके द्वारा कोलेस्ट्रॉल एस्टर और फास्फोलाइपेज के द्वारा फास्फोलिपिड और न्यूक्लियस के द्वारा आरएनए और डीएनए का पाचन होता है। ये पाचन जो होता है वो ग्रहणी के अंदर होता है। लगभग ग्रहणी के अंदर भोजन का पाचन हो जाता है। अब हम ग्रहणी के अंदर पाचन की जो प्रक्रिया होती है उनको एक बार पूर्ण रूप से यहाँ लिख लेते हैं। ओनली पाचन की प्रक्रिया को लिखते हैं ताकि समझ में आ जाए कि ग्रहणी के अंदर किस प्रकार से पाचन होता है। ग्रहणी के अंदर पाचन जो होता है वो पित्तरस के द्वारा होता है, यानी कि पित्तरस के द्वारा वसा का पाचीकरण होता है और उसके बाद में इस पर अग्नाशयी रस कार्य करता है और अग्नाशयी रस के द्वारा पाचन होता है। ग्रहणी में पाचन देखिए, सबसे पहले वसा प्लस पित्तरस और वसा का क्या हो जाता है, पायसीकरण। पायसीकरण प्रक्रिया होती है जिससे वसा जो होती है वो छोटी छोटी गोलिकाओं में टूट जाती है, जिसे पायसीकृत वसा कहा जाता है। पायसीकृत वसा, पायसीकृत वसा होती है वो ट्राइग्लिसराइड। तो ये तो होता है आपके पित्तरस के द्वारा। अब दूसरी होती है अग्नाशय रस के द्वारा। अग्नाशय रस के द्वारा पाचन, द्वारा पाचन। सबसे पहले प्रोटीन का कैसे होता है देखिए, तो प्रोटीन होता है वो प्रोटियोज के अंदर होता है और
पेप्टोन के अंदर होता है, और कुछ पॉलीपेप्टाइड होता है। इस पर क्रिया कौन करता है? सबसे पहले इस पर क्रिया करता है, वो करता है आपके ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन। इनकी पीएच जो होती है वो कितनी होती है? 7 होती है। और प्रोटीन किसमें बदल जाता है? सोटी पॉलीपेप्टाइड और ट्राइपेप्टाइड और डाइपेप्टाइड। सोटी पेप्टाइड जो होती है इनका पाचन अभी बाकी है। इनके ट्राइपेप्टाइड और डाइपेप्टाइड यहां तक, डाइपेप्टाइड तक होता है, ट्राइपेप्टाइड तक रहता है, लेकिन सोटी पेप्टाइड है इनका पाचन और होता है। सोटी पॉलीपेप्टाइड इस पर क्रिया करता है अग्नाशयी रस का कौन सा? कार्बोक्सी पेप्टिनेज। कार्बोक्सी पेप्टिडेज एंजाइम क्रिया करता है इस पर। और छोटी जो पॉलीपेप्टाइड होती है एमिनो अम्ल के अंदर और डाइपेप्टाइड के अंदर बदल देता है। तो इस प्रकार से छोटी पॉलीपेप्टाइड जो होती है वो एमिनो अम्ल और डाइपेप्टाइड के अंदर हो जाती है। एमिनो अम्ल अंतिम पाचन होता है, यानी कि यह प्रोटीन की संस्था के अंदर लगभग जो प्रोटीन जो होता है वो डाइपेप्टाइड और ट्राइपेप्टाइड के रूप में ही होता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन, कार्बोहाइड्रेट का कैसे होता है? तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुकुल के अंदर हुआ था। स्टार्च, ग्लाइकोजन या अन्य कार्बोहाइड्रेट, अन्य कार्बोहाइड्रेट। इस पर कौन सा एंजाइम क्रिया करता है? इस पर क्रिया करता है एमाइलेज। और इस स्टार्च को अन्य कार्बोहाइड्रेट है या ग्लाइकोजन है या माल्टोज है उसको डाइसैकेराइड और ओलिगोसैकेराइड में बदल देता है। डाइसैकेराइड का मतलब होता है माल्टोज और ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड्स का मतलब होता है जिसमें ग्लूकोज के या मोनोसैकेराइड्स के 9 तक अणु हो वो ओलिगोसैकेराइड कहलाती है। 3 से लेकर 9 तक अणु जो होते हैं अगर मोनोसैकेराइड्स के होते हैं तो वो ओलिगोसैकेराइड कहलाती है और माल्टोज में बदलता है। यानी कि यहाँ कार्बोहाइड्रेट का पाचन है वो डाइसैकेराइड और ओलिगोसैकेराइड में हो जाता है। उसके बाद में आती है वसा। तो वसा के पाचन के अंदर आपने पित्त रस के अंदर देखा था, पित्त यानी कि यकृत से आने वाला पित्त रस है जो वसा के साथ में क्रिया करता है और वसा को पाशीकृत कर देता है। तो जो पाशीकृत वसा होती है उस पर अग्नाशयी रस का कार्य करता है। अग्नाशयी रस का लाइपेज एंजाइम कार्य करता है, यानी कि पाशीकृत वसा क्या बोलते हैं? ट्राइग्लिसराइड। इस पर क्रिया करता है कौन? अग्नाशयी लाइपेज और पाशीकृत वसा को वसीय अम्ल
और 2 मोनोग्लिसराइड में बदल जाता है। मोनोग्लिसराइड्स के अंदर बदल जाता है। अब तीसरे नंबर पे आता है, वो आता है न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल जो या द्वारा होता है उसका पाचन जो होता है, न्यूक्लिक अम्ल जो होता है वो उनका पहले पाचन यही होता है। इससे पहले न्यूक्लिक अम्ल का कई बार पाचन नहीं होता है। तो न्यूक्लिक अम्ल के अंदर होता है आरएनए और होता है डीएनए, और इनको बदल देता है न्यूक्लियोटाइड के अंदर। आरएनए पर राइबोन्यूक्लियेज, अग्नाशय रस का, और डीएनए पर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियेज। और इन न्यूक्लिक अम्लों को न्यूक्लियोटाइड में बदल दिया जाता है। न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोटाइड। तो इस प्रकार से ग्रहणी के अंदर पाचन की क्रिया ये होती। सबसे पहले जो ब्रूनर ग्रंथियां होती हैं उनके द्वारा जो श्लेष्मा और सारी तरल का स्राव होता है, जो भोजन के अम्लीय माध्यम से उसे सारी माध्यम बदलता है और भित्ति की सुरक्षा करता है। उसके बाद में पित्तरस जो होता है वो काइम के साथ मिलता है और काइम के अंदर वसा का पायसीकरण करता है। तो पायसीकृत यानी कि वसा जो होती है वो छोटी छोटी गोलिकाओं में टूट जाती है, जिसे ट्राइग्लिसराइड कहा जाता है। तो प्रोटीन के पाचन के अंदर हमको देखना है कि अग्नाशयी रस के अंदर पाए जाने वाले सक्रिय प्रोटीन पाचक एंजाइम ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टिडेज, ये जो होते हैं वो किसका पाचन करते हैं? वो जो होते हैं सबसे पहले प्रोटियोज, पेप्टोन, जो अमाशय के अंदर प्रोटीन पेप्सिन की क्रिया के दौरान बने थे, और पॉलीपेप्टाइड अगर शेष कोई होता है तो उस पर क्रिया करता है ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन, पीएच रहती है 7, और संपूर्ण प्रोटीन जो होता है वो छोटी पॉलीपेप्टाइड्स के अंदर, ट्राइपेप्टाइड के अंदर और डाइपेप्टाइड के अंदर बदल जाता है। अब छोटी पेप्टाइड जो होती है इस पर कार्बोक्सीपेप्टिडेज जो आपने पहले पढ़ दिया था क्रिया करता है और एमिनो अम्ल और डाइपेप्टाइड में बदल देता है। यानी कि अब यहाँ पर प्रोटीन जो होता है वो डाइपेप्टाइड के रूप में होता है, और उसके बाद में कार्बोहाइड्रेट जो होता है उस पर अग्नाशयी लाइपेज क्रिया करता है और कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज और ओलिगोसैकेराइड में बदल देता है। इसी प्रकार से वसा जो होती है वो पित्तरस के द्वारा पहले पायसीकृत हो गई थी, पायसीकृत वसा पर अग्नाशयी लाइपेज क्रिया करता है और वसीय अम्ल और 2 मोनोग्लिसराइड में वसा को बदल दिया जाता है। और इसी प्रकार से न्यूक्लिक अम्ल जो होते हैं, न्यूक्लियस एंजाइम जो पाए जाते हैं जो अग्नाशयी रस के अंदर होते हैं, वो न्यूक्लिक अम्लों को न्यूक्लियोटाइड में बदल देते हैं। इस प्रकार से ग्रहणी के अंदर पाचन में पोषक तत्व जो होते हैं यहाँ तक इनका पाचन हो जाता है। लगभग ग्रहणी के अंदर पाचन हो जाता है। अंतिम पाचन जो होता है वो हम पढ़ेंगे अगली क्लास के अंदर।